हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था अबाउट एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ा था हम, ये हेड पोर्शन ऑफ किडनी पे हमें देखने को मिलता है। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होता है, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेड्यूला। कॉर्टेक्स जो होता है वो 80 से 90% पार्ट होता है, मेड्यूला जो होता है वो 10 से 20% पार्ट होता है। कॉर्टेक्स जो होता है उसको हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, विच इज़ योर आउटर पोर्शन जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल पोर्शन जोना फेसिकुलेटा, इनर पोर्शन जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रेट करता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, जोना फेसिकुलेटा सिक्रेट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड जोना रेटिकुलरिस सिक्रेट करता है सेक्स हार्मोन। हमने पढ़ा था कॉर्टेक्स के जितने भी हार्मोन होते हैं सब स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं। ये डायग्राम ने देखा था, ये डायग्राम में सबसे अंदर वाला पोर्शन को मेड्यूला कहते हैं, बाहर वाले पोर्शन को कॉर्टेक्स कहते हैं। फिर कॉर्टेक्स को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा। आज हम पढ़ेंगे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हेल्प होता है। दिस कॉर्टिकॉइड वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस का रिक्वायरमेंट होता है। इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि Na+, K+, Cl-। हमेशा एक चीज़ याद रखना, हमारे बॉडी में जितना सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा उतना वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन होगा। जितना सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा उतना वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन होगा। अगर मैं बात करूँ, अगर आपके बारे में थोड़ा सा अबाउट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जाके बात करूँ तो आपको बोला होगा कि शुगर नहीं खाना चाहिए। अगर आपको फैट लॉस अगर हम लोग कर रहे होते हैं तो हमें शुगर खाने का मना करता है। इसके पीछे बहुत सिंपल सा रीज़न होता है, जितना हम शुगर खाते हैं उतना सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और जितना सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है उतना ज़्यादा वाटर का रिटेंशन होता है। जितना ज़्यादा वाटर का रिटेंशन होता है उतना फेस फैट नहीं जाता है उतना, इसलिए फेस पे कई बार किसी लोगों को ब्लॉटिंग होती है। ब्लॉटिंग कम करने के लिए कहते हैं कि शुगरी फूड खाना बंद कर दो, इसके पीछे रीज़न यही है। तो मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है, देखो जो मेन हार्मोन होता है उस हार्मोन को हम लोग कहते हैं एल्डोस्टेरॉन। जो मेन हार्मोन होता है उस मेन हार्मोन को हम लोग कह रहे होते हैं एल्डोस्टेरॉन। अब एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, देखो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है अबाउट एल्डोस्टेरॉन और एडीएच में बहुत कन्फ्यूजन होता है। मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ये हमारा नेफ्रॉन होता है, ये हमारा नेफ्रॉन होता है, ये लूप ऑफ हेनले होता है उसका, ये लूप ऑफ हेनले, ये उसका डीसीटी होता है, और ये उसका कलेक्टिंग डक्ट होता है, ये उसका कलेक्टिंग डक्ट होता है। डीसीटी के अंदर डीसीटी होता है। इस डीसीटी में एडीएच जो करता है वो एक्वापोरिन के चैनल्स बढ़ा देता है, लेकिन एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, डीसीटी के अंदर दो चीज़ें होती है, एडीएच एंड एल्डोस्टेरॉन का काम होता है। हमने कभी बात सुना होगा तो डीसीटी जो होता है वो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करता है। क्या करता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, मतलब जनरली तो एब्जॉर्प्शन नहीं करता, जनरली रीअब्जॉर्प्शन नहीं करता है, लेकिन जब किसी स्पेशल कंडीशन, जैसे कि किसी स्पेशल हार्मोन कंडीशन जैसे डायूरेसिस कंडीशन हो गई एडीएच में, एंड एक होता है वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने का जब रोल आता है एल्डोस्टेरॉन है। एडीएच में ये बढ़ा देता है एक्वापोरिन के चैनल्स,
लेकिन एल्डोस्टेरॉन में ये एक्टिवेट करता है सोडियम पोटेशियम पंप को। इसीलिए इस चीज में फर्क है, दोनों का काम एक ही है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। दोनों का काम है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, बीपी को मेंटेन करना। ऐसे तो हम लोग इस कलेक्टिंग डक्ट में भी कहते हैं कि कलेक्टिंग डक्ट में भी आपके एनसीईआरटी लिखती है कि कलेक्टिंग डक्ट, डीसीटी, इनके अंदर सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेट करता है। किनके अंदर? कलेक्टिंग डक्ट एंड डीसीटी के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेट करता है। हम इसे लिखते हैं ये मेनली एक्ट करता है डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन। करता क्या है? एक्टिवेट करता है सोडियम पोटेशियम पंप को। अब सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में हम समझते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप करता है, ये लेट्स सपोज आपका सोडियम पोटेशियम पंप है। सोडियम पोटेशियम पंप ये करता है, ये 3 सोडियम को बाहर फेंकता है, 3 पोटेशियम को बाहर फेंकता है एंड 2 सोडियम को अंदर लाता है। क्या करता है? ये तीन पोटेशियम को बाहर फेंकता है एंड 2 सोडियम को अंदर लाता है। उल्टा बोल दिया मैंने, आई एम सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। क्या करता है? ये 3 सोडियम को बाहर फेंकता है एंड 2 पोटेशियम को अंदर लेके जाता है। अब देखो, जब 3 सोडियम बाहर चले गए और 2 पोटेशियम बाहर चला गया, तो एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए साथ साथ में हमारी बॉडी जो करती है कि एक क्लोरीन को भी बाहर फेंक देती है। जैसे ही क्लोरीन को बाहर फेंकी तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे और यहाँ पे भी 2 पॉजिटिव चार्ज है, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी दोनों जगह मेंटेन रहे। अब कैसे मेंटेन करता है? देखो, ये आपका नेफ्रॉन है, ये आपके नेफ्रॉन है। इस नेफ्रॉन में ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले है, ये आपका डीसीटी है, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है एंड ये आपका डीसीटी है। अभी हम इतना नहीं समझा रहे, अभी आप बस समझो कि लेट्स सपोज ये आपका ब्लड वेसल है, यहाँ पे जस्ट आपका ब्लड वेसल है। अभी हम और एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में समझेंगे। ये आपका जस्ट ब्लड वेसल है और यहाँ पर लेट्स सपोज लगा हुआ है सोडियम पोटेशियम पंप। एंड एक और चीज़, सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? ये
एटीपी को तोड़ता है एडीपी प्लस फॉस्फेट में। मतलब ये एक्टिव काम करता है, बिल्कुल एक्टिव काम, ये एक्टिव एनर्जी सोर्स है, ये पैसिव एनर्जी सोर्स नहीं है, एक्टिव एनर्जी सोर्स है। डीसीटी से सोडियम पोटेशियम पंप, लेट्स सपोज ये कि ब्लड वेसल है, ये आपकी ब्लड वेसल है, इसी ब्लड वेसल को वासा रेक्ट, इस ब्लड वेसल होती है, ये ब्लड वेसल से लेट्स सपोज यहाँ से वहाँ तक 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर, 2 पोटेशियम अंदर एंड 1 क्लोरीन बाहर और वाटर अंदर चले जाता है। यहाँ भी सेम होगा कि 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर एंड वाटर बाहर। हमेशा याद रखना, जैसे सोडियम के साथ में वाटर आता है वैसे ही पोटेशियम के साथ में एक फॉस्फेट आ जाता है, फॉस्फेट अंदर आ जाता है। ये जनरल रूल्स होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं, हम लिखते हैं इस बात को, इट स्टिमुलेट। अब क्या करता है, जनरली इट स्टिमुलेट reabsorption of sodium and water and excretion of potassium and phosphate ion, phosphate ion। मेंटेनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एल्डोस्टेरोन क्या कहता है, मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को बैलेंस करता है, बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम को मेंटेन करता है एंड ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। अब सवाल ये आता है कि ब्लड प्रेशर को कैसे मेंटेन होता है। देखो, जितना ज्यादा वाटर उतना ज्यादा बीपी होगा, उतना ज्यादा वेसल्स पे प्रेशर बनेगा, इसलिए बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन। अब इसकी एक बीमारी भी होती है, आपके सिलेबस में केवल इसका हाइपोसिक्रीशन दे के रखा हुआ है। हाइपोसिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन क्या कॉज करता है, जब हाइपोसिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन होता है ना, उससे लॉस होता है, किसका लॉस होता है, लॉस ऑफ Na प्लस Cl माइनस एंड वाटर का ज़्यादा लॉस होता है। वाटर का जब ज़्यादा लॉस होता है और इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है किसका, पोटेशियम एंड फॉस्फेट का इंक्रीज हो जाता है, जिससे बीपी जो होता है वो फॉल होता है, इसको हम कहते हैं हाइपोटेंशन। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर एल्डोस्टेरोन रिलीज कब होता है। एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है ड्यूरिंग डाई, जब आपके बॉडी में बीपी ऑलरेडी कम है, जब ऑलरेडी बीपी कम है तब आपका एल्डोस्टेरोन रोल में आता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे, हम पढ़ेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पर। अगर हम बात करें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सो
जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है वो होता है आपका कॉर्टिसोल। मेन हार्मोन वो होता है इसका कॉर्टिसोल। क्या होता है मेन हार्मोन? कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल को एक और नाम देते हैं। कॉर्टिसोल के बारे में बहुत फेमस क्वेश्चन होता है नीट में कि कॉर्टिसोल का एक और नाम क्या होता है। इसको कहते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन। लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं कॉर्टिसोल को हम लोग। हम आगे एक बात करते हैं कि आखिर कॉर्टिसोल का मेटाबॉलिज्म में क्या रोल होता है। देखो, हमारे बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज होता है जब हमारे बॉडी में ऑलरेडी हम स्ट्रेस सिचुएशन में होता है। जब हमारे बॉडी में स्ट्रेस सिचुएशन होगी तो हमें कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है। जब कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, कॉर्टिसोल करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज करता है, मतलब इंक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल। और ब्लड, लेट्स सपोज ब्लड शुगर लेवल जब इंक्रीज होता है, जब ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो गया और लिपोलाइसिस को इंक्रीज करवाता है। जब किसी टेंशन की घड़ी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है और लिपोलाइसिस फैट को प्रोटियोलाइसिस बढ़ा देगा, ताकि प्रोटियोलाइसिस बढ़ा देगा और प्रोटियोलाइसिस बढ़ा देगा और हमारे सेल्स को बोलेगा कि भाई तुम प्रोटीन को ज़्यादा अपटेक नहीं करो। और इसका ये रोल होता है। हम एक साथ सब लिख लेते हैं। स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होता है जिसने नहीं सीखा है पिछला लेक्चर देखें। को स्टिमुलेट करता है। जब ग्लाइकोनियोजेनेसिस स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा? ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा तो कहेंगे क्या होगा? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। क्या कहता है? हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। लिपोलाइसिस इंक्रीज करता है, लिपोलाइसिस एंड इंक्रीज करता है प्रोटियोलाइसिस को। प्रोटियोलाइसिस एंड लिपोलाइसिस को बढ़ाता है। अब एक और पॉइंट आता है कि अगर आप लोगों ने कई बार सुना होगा तो देखा होगा कि कई बार इम्यूनोसप्रेसिव में इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए हमारा जो रोल होता है वो कॉर्टिसोल का रोल होता है। मतलब ऐसा क्यों? आखिर इम्यून सिस्टम को सप्रेस क्यों करता है? देखो, कॉर्टिसोल के पास हमारा जो टी हेल्पर सेल होता है, वो टी हेल्पर सेल के पास कॉर्टिसोल के रिसेप्टर्स होते हैं। जब कॉर्टिसोल बाइंड होता है तो हमारे जो कॉर्टिसोल्स बाइंड होता है तो एक दो प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। एक होता है इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स और एक होता है प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल। एंड जो कॉर्टिसोल जब बाइंड करता है टी हेल्पर सेल के साथ में तो वो इंक्रीज करवाता है, क्या इंक्रीज करवाता है? एंटी इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस इंक्रीज करवाता है। जब एंटी इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस बढ़ेगा, वो एंटी इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स हमारे इम्यून सेल्स को सप्रेस करती है। इसीलिए कॉर्टिसोल्स को हम लोग रोल प्ले करते हैं एडिमा और अर्थराइटिस में। लेकिन एक और चीज होती है विच इज बायफेजिक रेगुलेशन। बायफेजिक रेगुलेशन मीन्स देयर हैज बीन मेनी केसेस कि कॉर्टिसोल बाइफेजिक रेगुलेशन करता है। मतलब इंक्रीज स्ट्रेस लेवल ऑल्सो कॉसेस। जब किसी बॉडी स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है तो कॉर्टिसोल ज़्यादा होगा। जब कॉर्टिसोल ज़्यादा होगा तो कई बार हमारे बॉडी कॉर्टिसोल रेजिस्टेंट हो जाती है। एक्सेसिव हायर लेवल ऑफ कॉर्टिसोल के केस में बात कर रहे हैं हम। इसलिए हम इसे कहते हैं
biphasic regulation. इट्स नॉट इन योर सिलेबस, जस्ट बता दिया. एंटी इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल कहते हैं. एंटी इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स करता है. एंटी इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल क्यों कह रहे हैं? और एंटी इन्फ्लामेटरी, हाँ एंटी इन्फ्लामेटरी और यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इडीमा एंड अर्थराइटिस के केस में. यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव. इसलिए यूज करते हैं ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स के केस में. देखो मम्मी, मम्मी धीरे बोलो. कॉर्टिसोल जो होता है वो इन्वॉल्व होता है मेंटेन करने में. आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय माई मदर, बट मैं जितना भी बोलूँ वो सुनती नहीं है. अगर हम बात करें कॉर्टिसोल किस में इन्वॉल्व होता है, कॉर्टिसोल इन्वॉल्व होता है मेंटेनिंग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शन. ठीक है. अब देखो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड ये है, जब हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ता है. जब कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, कई बार ये भी कहते हैं कि इंक्रीज लेवल ऑफ कॉर्टिसोल जो होता है वो आर्थेरोस्क्लेरोसिस कॉज करता है. क्या कॉज करता है? आर्थेरोस्क्लेरोसिस कॉज करता है. एक चीज़ आपको एक और चीज़ याद रखनी है, कॉर्टिसोल जो होता है वो स्टिमुलेट करता है आरबीसी प्रोडक्शन. अभी आपको ये चीज़ पॉइंट याद रखना है. ये पॉइंट मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में समझाऊंगा, जब मैं आपको एरिथ्रोपोइसिस पढ़ाऊंगा वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा. अभी अभी ये पॉइंट आपको याद रखना है. नेक्स्ट आते हैं हम लोग गोनेडो. नेक्स्ट आता है, देखो नेक्स्ट है जोना ग्लोमेरुलोसा. जोना ग्लोमेरुलोसा हो गया, जोना फेसिकुलेटा हो गया. अब हम पढ़ते हैं जोना रेटिकुलरिस के बारे में. जोना रेटिकुलरिस सिक्रीट करता है सेक्स कॉर्टिकॉइड. which is your sex hormone. देखो सेक्स हार्मोन इन केस ऑफ मेल, इन केस ऑफ मेल तो वो होता है DHEA. आपको बस ये याद रखना है, मेल के केस में जो सेक्स हार्मोन होता है वो होता है DHEA, डिहाइड्रो एपिनाइड्रोस्टेरॉन. इन केस ऑफ फीमेल ये होता है आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. वेट अ मिनट.
आगे पढ़ते हैं अबाउट एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन्स के बारे में। एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन्स के बारे में देखो, एड्रिनल मेड्यूलर दो टाइप के हार्मोन सीक्रेट करता है। दो टाइप के हार्मोन सीक्रेट करता है, विच इज योर एड्रिनलिन जिसको हम एपिनेफ्रिन कहते हैं, और एक होता है नॉन एड्रिनलिन जिसको हम एड्रिनल इसको एपिनेफ्रिन कहते हैं, नॉन एड्रिनल इसको नॉन एपिनेफ्रिन कह रहे होते हैं। अब सुनो, हम इसे न्यूरो एक्टोडर्म क्यों कहते हैं? इसके पीछे रीज़न है, जब हमारी न्यूरल ट्यूब डेवलप हो रही होती है उस टाइम पे कुछ सिंपैथेटिक नर्व डेवलप होते हैं। वो सिंपैथेटिक नर्व अपना नॉर्मल प्रोसेस छोड़कर एक तरीके से ग्लैंडुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, और उन्हीं सिंपैथेटिक सेल्स को, सिंपैथेटिक नर्व सेल्स जो ग्लैंडुलर फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिए हैं, उन सेल्स को हम क्रोमैटिन सेल्स कहते हैं। और ये जो दोनों हार्मोन होते हैं, इन दोनों मेडुलरी हार्मोन्स को हम लोग कहते हैं कैथेकोलामीन्स। क्या कहते हैं? कैथेकोलामीन। दोनों हार्मोन को मिलाकर कहते हैं हम लोग कैथेकोलामीन। एड्रिनलिन प्लस नॉन एड्रिनलिन मिलाकर हम लोग कहते हैं कैथेकोलामीन्स। तो एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स को हम लोग कहते हैं कैथेकोलामीन्स। क्यों कैथेकोलामीन्स कहते हैं? क्योंकि जो कैथेकोलामीन जो होते हैं वो इंक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है एंड स्टिमुलेट करता है ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। आगे हम लोग इस चीज के बारे में पढ़ते हैं अबाउट एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनलिन हार्मोन जिसको हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसे हम एक और कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन। देखो, एक चीज समझो, कई बार लेट्स सपोज किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो जब एक्सीडेंट होता है तो उसको दर्द एकदम से नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में इमरजेंट सिचुएशंस अप्लाइड कर दी है। उसकी बॉडी ने इमरजेंसी सिचुएशंस अप्लाई करके एड्रिनलिन का लेवल बढ़ाता है, और एड्रिनलिन का लेवल बढ़ाता है तो उसे दर्द नहीं होता। तो मतलब ये इमरजेंसी में काम करता है। ये हार्मोन जो होता है वो 80% पार्ट होता है, 80% पार्ट ऑफ हार्मोन secreted by मेड्यूला का 80% हार्मोन यही होता है। दिस हार्मोन prepare the body to face emergency situation। अब हम पढ़ते हैं इनके फंक्शंस। आखिर करता क्या है? देखो, सबसे पहले तो ये करता है कि हमारे हार्ट के अंदर जो हार्ट बीट होती है वो बढ़ाता है, इंक्रीज करता है हार्ट बीट को। जब हार्ट बीट इंक्रीज होगी तो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन का रेट होगा वो बढ़ जाएगा। जब हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन का रेट बढ़ जाएगा, उस चक्कर में आपका सर्कुलेशन फास्ट होगा, जिसके कारण से
इंक्रीज हो जाएगा कार्डियक आउटपुट, एंड इंक्रीज करता है, लिख देता हूँ प्रॉपर तरीके से, इंक्रीज करता है हार्ट रिएक्शन, नेक्स्ट है अलर्टनेस बढ़ाता है, इंक्रीज करता है अलर्टनेस, हमारे जो स्किन के अंदर, हमारी जो स्किन होती है वो स्किन के नीचे एक मसल्स होती है, वो कहते हैं एरेक्टर पिलाई मसल। वो एरेक्टर पिलाई मसल जब कॉन्स्ट्रिक्ट करती है तो हमारे जो हेयर होते हैं हमारे बॉडी पे, वो 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 बाल खड़े हो जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पाइलो इरेक्शन। क्या कॉज करता है? इट constrict the erector pili muscle of hair। क्या कॉज होगा? पाइलो इरेक्शन। पसीना आता है, स्वेट बढ़ता है, स्टिमुलेट करता है स्वेट ग्लैंड को। देखो एक पॉइंट समझो, हमारी ट्रेकिया और ब्रोंकाई की मसल्स जब कॉन्स्ट्रिक्ट करती है तो जो डायमीटर ऑफ वेसल, जो हमारे एयर पाइप का डायमीटर होता है वो कम हो जाता है। जब एयर पाइप का डायमीटर कम होगा तो हवा कम जाएगी। अस्थमा के केस में यही होता है, लेकिन इस केस में हमारी जो ब्रोंकाई और ट्रेकिया की जो मसल्स होती है वो रिलैक्स करती है। जब रिलैक्स होती है तो डायमीटर बढ़ जाएगा। जब डायमीटर बढ़ेगा तो हवा जाने की ज़्यादा बढ़ाई होगी, जिससे ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। जिससे क्या होगा? ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी। हमने पहले ही पढ़ा दी, ये चीज़ हम पहले ही जानते हैं। ये जो हार्मोन होगा एड्रेनलिन, ये हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ाएगा और ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन करेगा। ये डिक्रीज करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और सिक्रीशन ऑफ सलाइवा को भी कम करता है। इसलिए लिखते हैं it checks the secretion of saliva एक चीज़ याद रखना, ये स्प्लीन के अंदर हमारे बॉडी में जब ब्लड हमें ज़्यादा चाहिए क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करना है, तो स्प्लीन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करेगा। स्प्लीन के अंदर क्या करवाएगा? कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा स्प्लीन के अंदर, ताकि जो स्टोर्ड ब्लड हो वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाए।
स्प्लीन के अंदर 200 ml ब्लड स्टोर करके रखती है। देखो देखो एक पॉइंट याद रखना कि हमारे ऑर्गन्स को जब ज़्यादा ब्लड चाहिए होगा, इमरजेंसी सिचुएशन में ऑर्गन को ज़्यादा ब्लड चाहिए होगा, इसीलिए क्या करता है, ये हार्मोन करवाता है, एनहेंस करता है। वेजोडाइलेशन करता है ऑफ ब्लड वेसल ऑफ लिवर एंड अदर ऑर्गन। लेकिन एक पॉइंट ये भी है, ये वेजो कंस्ट्रक्शन में भी साथ साथ करता है। वेजो कंस्ट्रक्ट करता है ब्लड वेसल ऑफ स्किन। इसका रीजन मैं अब आगे जाके बताऊंगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे हम नॉन एड्रेनलिन के बारे में। मुझे लिखने की जो आदत होती थी वो आदत ख़त्म हो चुकी है, इसलिए हो सकता है आप लोग को मेरा स्पेलिंग थोड़ा गंदा लगे। आई एम सॉरी फॉर दैट। नॉन एड्रेनलिन जिसे हम नॉन एपिनेफ्रीन भी कहते हैं। देखो नॉन एड्रेनलिन नॉन एपिनेफ्रीन 20% पार्ट होता है। 20% पार्ट ऑफ मेड्यूला का जो 80% पार्ट होता है वो तो एड्रेनलिन होता है, लेकिन जो 20% पार्ट होता है वो मेड्यूला होता है। देखो इसका ये पॉइंट है, जैसे कि हमने पढ़ा ये वेजो कॉन्स्ट्रक्टर की तरह काम करता है। वेजो कॉन्स्ट्रक्टर की तरह काम करता है। जब वेजो कॉन्स्ट्रक्टर की तरह काम करेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट एक मसल की ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाता है, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट की वेसल्स होती है उसकी ये कॉन्स्ट्रक्ट नहीं करता। देखो यहाँ पे एक चीज समझो, लेट्स सपोज आपका हाइपोथैलेमस है। जब आपका हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है आपका कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। मैं आपको इसका एक बार रेगुलेशन समझा रहा हूँ। जब कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन होता है, वो कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाता है। कैसे जाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे।
ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाने के बाद किस पे जाता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स पर। जब यह एड्रीनल कॉर्टेक्स पे जाता है तो एड्रीनल कॉर्टेक्स कहता है ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। देखो ACTH जो होता है वो केवल और केवल किसको कंट्रोल करता है? कॉर्टिसोल को। किसको? एड्रिनल कॉर्टिकस में कौन से हार्मोन को? कॉर्टिसोल को। जब कॉर्टिसोल का लेवल हाई होता है तो कॉर्टिसोल नेगेटिव फीडबैक देता है किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। और जब कॉर्टिसोल का लेवल हाई होता है और जो हमारे प्लाज्मा में कॉर्टिसोल होता है वो नेगेटिव फीडबैक देता है किसको? हाइपोथैलेमस को। आपको हमेशा याद रखना है कि एक चीज पॉजिटिव फीडबैक देती है, क्या? आपका कार्डियन रिदम। स्ट्रेस पॉजिटिव फीडबैक देता है एंड आपका कार्डियन रिदम। व्हाट इज कार्डियन रिदम? नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को कौन कंट्रोल करता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को आपका एक हार्मोन होता है किडनी से, रेनिन हार्मोन, वो कंट्रोल करता है। ये पॉइंट मैं लिखवा भी देता हूं आपको। ACTH of anterior pituitary control hormone of adrenal cortex. ACTH control very little amount of or little amount or even does not control secretion of mineralocorticoids. देखो mineralocorticoids are controlled by renin hormone. मेरा स्पेलिंग का मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है अभी लिखने में। कौन कंट्रोल करता है? रेनिन हार्मोन। RENIN है ना। ये क्या है? किडनी से रिलीज हुआ हार्मोन। रेनिन एक हार्मोन होता है, ये कंट्रोल करता है। जबकि आपको अभी से एक चीज बता दूं, RENNIN ये एक एंजाइम है, नॉट हार्मोन, इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो अब सवाल आता है एड्रीनल मेडुला का हार्मोन को कौन कंट्रोल करता है? देखो
पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो कंट्रोल नहीं करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कंट्रोल नहीं करती एड्रेनलिन मेडुलरी हार्मोन के सिक्रीशन को। देखो, हम अगर आगे चले तो इसका कुछ, अगर हम बीमारियों के बारे में पढ़े तो दो बीमारी होती है। आपका जो एड्रेनलिन हार्मोन के हाइपो, देखो जो डिजीज होती है, अब डिजीज दो प्रकार के हो सकते हैं कि एड्रिनली मेड्यूलरी एड्रिनल हार्मोन कम होने की वजह से, विच इज योर हाइपोसिक्रीशन, कम कम हाइपोसिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन के केस में इस डिजीज को हम लोग कहते हैं एडिसन डिजीज। देखो, जब आपका हाइपोसिक्रीशन होगा किसी भी हार्मोन का, तो आप हमेशा एक समझो, इन जनरल एड्रेनलिन हार्मोन्स हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं, ब्लड शुगर लेवल बढ़ाते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। लेकिन हमारा जब एड्रेनलिन एड्रिनल हार्मोन्स जब कम होंगे तो हाइपो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपोग्लाइसीमिया। जब हाइपोग्लाइसीमिया होगा, ब्लड शुगर लेवल कम होंगी, तो आपको एक्यूट वीकनेस लगेगी, फटीग लगेगा। और एक जो अननोन चीज होती है इट इज ऑल्सो characterized by hyper pigmentation of skin या फिर bronzine of skin। नेक्स्ट है आपका हाइपर सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन भी किसका? कॉर्टिसोल का। देखो, हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल को हम लोग कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। क्या कहते हैं? कुशिंग सिंड्रोम। देखो, कुशिंग सिंड्रोम में होता है ओवर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का लेवल जब ज़्यादा होगा, तो जब कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होगा तो एक्सेसिव क्या होगा? एक्सेस ब्रेकडाउन होगा फैट का, बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होगा फैट का, जिसको हम कहते हैं लिपोलाइसिस। फैट के ब्रेकडाउन को एक्सेस लिपोलाइसिस होगा। जब लिपोलाइसिस ज़्यादा होगा तो फैट जो अब फैट टूट तो गया, तो फैट कहीं जाके डिपॉजिट तो होगा बॉडी के। फैट इज डिपॉजिटेड इन अनयूजुअल एरियाज, लाइक फेस पर बहुत ज़्यादा फैट होगा, अपर बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट होगा, और ऐसे ऐसे इंसान का चेहरा जो होता है वो चांद जैसा होता है, मून फेस कैरेक्टराइज्ड बाय
मून फेस, चांद जैसा चेहरा होगा, और एकदम चेहरा जो होगा वो फिश जैसा होगा, फिश माउथ एंड बफेलो हम्प आ जाएगा। गाय का कैसा हम्प होता है, इनमें भी बफेलो हम्प हो जाता है। दैट्स फॉर ऑल, दैट्स आपका एड्रिनल ग्लैंड पूरा हो गया। आज के तारीख में हमारा पूरा एड्रिनल ग्लैंड हो गया। हम इस चैप्टर के एंड पे आने वाले हैं। हम इस चैप्टर को रिवाइज करके एक दिन इसके सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेंगे प्रीवियस ईयर के। थैंक यू सो मच।